स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रक्चर मैकेनिक्स यानी कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर और सिविल थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है इसकी मैं स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ। इसमें केवल ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार 100% आने की संभावना है। तो आप लोगों को अब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मॉस या सोम या एसएम, इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि 100% किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं और इस बार अवश्य उम्मीद है कि वो पूछे जाएंगे। ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे ही सिलेक्टेड टॉपिक मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और हम लोग उनका डेरिवेशन, प्रूविंग सब करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। वह पहला चैप्टर है प्रतिबल एवं विकृति, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यह है आपका मैकेनिकल और सिविल दोनों ही थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में यह चैप्टर है। तो आप बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मॉस और सोम दोनों एक साथ कैसे पढ़ाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एवं विकृति की शुरुआत होती कहाँ से है। सबसे पहले बात आती है, कॉन्सेप्ट आता है कि लोड किसे कहते हैं। लोड मतलब भार या बोझ। तो हम लोग चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो या मशीनिंग कंपोनेंट हो या कोई आपका बीम हो, उस पर जो बाहरी बल लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, लोड या बोझ या भार कहते हैं। मतलब किसी भी मेंबर पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो लोड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आखिरकार लोड कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। तो अब देखते हैं लोड कितने टाइप्स के होते हैं। पहला आपका डेड एंड लाइव लोड, ठीक है। हिंदी में बात करें इसकी हिंदी होती है डेड माने अचल और अचल व लाइव में हिंदी होती है चल भार। तो अचल व चल भार, ठीक है। दूसरा आपका आता है टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर लोड। तो आखिरकार इनको कहते किसे हैं, कहते क्या है हिंदी में। टेंसाइल मतलब तनाव भार, तनाव। कंप्रेसिव मतलब संपीड़न, और शियर की हिंदी होती है कर्तन भार, कर्तन भार। तो एक लोड हमारा ये हो गया। फिर हमारे पास तीसरा लोड आता है एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, इसकी हिंदी होती है हमारे पास, एक्सियल की हिंदी होती है अक्षीय व ट्रांसवर्स की हिंदी होती है अनुप्रस्थ। अक्षीय व अनुप्रस्थ भार, ठीक। मेनली आपके ये इतने टाइप्स के ही लोड हम लोगों को पढ़ना है और इतने ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन से लोड को किस तरीके से हमें डिफाइन करना है। पहला आपका आता है डेड एंड लाइव लोड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, डेड मतलब अचल या मरा हुआ। तो ऐसा लोड जो हमेशा अपनी क्रिया रेखा पर ही लगे और उसका मान नियत हो। जैसे अचल मतलब वो चल फिर नहीं सकता, हमेशा जहाँ पर लग गया वो हमेशा वहीं पर लगेगा। जैसे आपका यह एक पिलर है, यह पिलर जो फाउंडेशन होगा यहाँ पर क्या करेगा, हमेशा डेड लोड लगाएगा। मतलब यहाँ पर लाइव डेड लोड हमेशा लगाएगा अगर ये केवल पिलर अकेले है। अब बात करें, एक जो पोल होता है बिजली का खंभा, बिजली के खंभे में जो तार होता है बिजली का केबल, वह जो आपका केबल होती है वह भी आपका डेड लोड की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमेशा कांस्टेंट लोड ही कार्य करता है। तो ये आपका हुआ डेड लोड। ऐसा लोड जो हमेशा अपनी क्रिया रेखा पर नियत मान पर कार्य करते हैं, उसे हम लोग डेड लोड या अचल भार कहते हैं। अगला आता है लाइव लोड मतलब चल भार। ऐसे भार जो अपनी क्रिया रेखा को बदलते हुए तथा अपने मान को बदलते हुए कार्य करते हैं, उसे हम लोग लाइव लोड कहते हैं। ठीक है। जैसे किसी ट्रेन में चलते हुए व्यक्ति का भार, ये हमारे पास एक क्या थी, ये मान लीजिए ट्रेन का डिब्बा था। इस ट्रेन के डिब्बे में ये बेचारा आदमी मूंगफली बेच रहा था। ठीक, तो ये बेचता हुआ मूंगफली आगे पीछे आगे पूरे डिब्बे में चलेगा, तो ये क्या कर रहा है, डिब्बे में चल रहा है। तो ये जो आदमी का भार है ये क्या है, चल भार है, क्योंकि इसकी क्रिया रेखा हमेशा बदल रही है। ठीक है, तो डेड लोड और लाइव लोड दोनों क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपको टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर लोड की। तो जो आपका टेंसाइल लोड होता है, तो ऐसा लोड ये मान लीजिए हमने कोई एक बॉडी बना दी, अवयव बना दिया, एलिमेंट, तो किन्हीं भारों का ऐसा युग्म मतलब दो, किन्हीं भारों का ऐसा युग्म जो किसी वस्तु को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ाने का प्रयास करते हों, तो ऐसे लोड को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल लोड। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि F और F दोनों ही समान मान के हैं और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं मतलब इस तरीके से वस्तु को खींच रहे हैं, जिससे इसकी क्या होगी, लंबाई में वृद्धि होने का प्रयास होगा। तो यह जो लोड लग रहे हैं यह आपके टेंसाइल लोड है। अगला आता है कंप्रेसिव लोड। तो कंप्रेसिव लोड, इसी में अगर हम लोग वो लोड की डायरेक्शन बदल दें, मतलब ऐसे लोड का, ऐसे बलों का युग्म जो किसी वस्तु को दबाने का प्रयास करते हों जिससे उसकी लंबाई में कमी हो या कमी होने का प्रयास करें, तो ऐसे लोड को हम लोग कंप्रेसिव लोड कहते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं शियर लोड की। तो शियर लोड को हम लोग पहले इस तरीके से समझते हैं कि शियर लोड आखिरकार किस तरीके से लगता है, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो पहले हम लोग एक फिगर के माध्यम से शियर लोड को देखेंगे लगता कहाँ पर है और कैसे लगता है।
ठीक, यह हमने 2 प्लेट ले ली हैं। यह हमारी प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। हमने क्या किया, 2 प्लेटें ले ली, ऊपर नीचे रख दी दोनों प्लेटों को। अब इन दोनों प्लेटों को ऐसे रखने के बाद हमने इस पर क्या किया, एक रिवेट लगा दी। जिन लोगों को रिवेट नहीं पता है कि रिवेट किसे कहते हैं, तो पहले जो लोहे की बाल्टियां आती थी, तो लोहे की बाल्टियों में आप लोग इस तरीके से देखते होंगे, ये आपकी लोहे की बाल्टी हो गई। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे एक जोड़ होता था, बाल्टी में एक जोड़ बनाया जाता था और वह जोड़ एक छोटी छोटी इतनी सी पिनों को लेके लगाया जाता था, फिर उसको ठोक के जॉइंट बना दिया जाता था। तो यह जो छोटी सी पिन ली जाती थी उसी को हम लोग रिवेट के नाम से जानते हैं। रिवेट का साइज आपका इस तरीके से होता है शुरुआत में, रिवेट आपकी शुरुआत में इस तरीके की होती है। फिर जब हम लोग इसको जॉइंट में लगा के यूज करते हैं तो हमारी रिवेट, इसको हमने इसमें डाल दिया, फिर जब हम इसको ठोकेंगे तो दूसरी साइड भी हमारा ऐसा ही हेड बन जाता है। ठीक, तो ये आपकी रिवेट हो गई। अब हमने रिवेट लगा के इन दोनों प्लेटों पर इस तरीके से हमने अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाया। तो नीचे वाली प्लेट पर एक लोड उधर, दूसरी ऊपर वाली प्लेट पर एक लोड इधर। अब यह जो बेचारी रिवेट है, अब ये असमंजस में पड़ गई कि प्लेट 2 हमें इधर खींच रहा है, इधर बुला रहा है, प्लेट 1 हमें इधर बुला रहा है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो ये बेचारे रिवेट, इसके कुछ समझ में नहीं आता, तो ये क्या करता है, यह कहता है कि ना तो मैं पूरी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, ना ही पूरी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, तो तुम लोग ऐसा करो, मुझे आधा आधा काट लो। तो ये रिवेट बेचारी यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ये टूट जाती है। टूट जाएगी तो किस तरीके से टूटेगी, इधर देखते हैं। यह रिवेट आपकी इस तरीके से ऐसे यह रिवेट आपकी इस तरीके से टूट जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब रिवेट प्लेट नंबर 1 में कुछ, जितनी रिवेट प्लेट नंबर 1 में लगी होगी उतनी रिवेट 1 में चली जाएगी, और जितनी 2 में लगी होगी उतनी रिवेट प्लेट नंबर 2 में चली जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिवेट का हमारा यहाँ से क्या हुआ, कर्तन हो गया। इधर से हमारा क्या हुआ, रिवेट का कर्तन हुआ। कर्तन होने के बाद रिवेट आधी इधर चली गई, आधी इधर चली गई, या जितनी प्लेट में लगी थी उतनी चली गई। तो यहाँ पर जो लोड लगा इतने एरिया पर रिवेट के, यह लोड आपका कर्तन लोड है, या कर्तन भार है। और जितने एरिया पर लगा, जितने क्षेत्रफल पर लगा, उस क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, शियर एरिया या कर्तन क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ यह आपका बहुत ही अच्छे से शियर लोड या कर्तन भार
क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं आपका अगला लोड एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड की। देखते हैं इसको भी समझते हैं। जैसे हमने एक ये कोई एलिमेंट लिया, इसकी अक्ष ये है। अब अगर हम लोग इस पर इस तरीके से लोड लगाएं, मतलब इसकी अक्ष पर लोड लगाएं, क्लियर है, या इसकी अक्ष के समांतर लोड लगाएं। तो पहले हमें देखते हैं एक्सियल लोड कहते किसे हैं। यदि किसी अवयव पर लगने वाले भार या लोड उसकी अक्ष पर या समांतर कार्य कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं। यह आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका सेंट्रल लोड, और दूसरा होता है आपका इसेंट्रिक लोड। सेंट्रल लोड की हिंदी आपका केंद्रीय भार, और इसेंट्रिक लोड की हिंदी उत्केंद्रित भार। ठीक है, तो अब देखते हैं सेंट्रल लोड और इसेंट्रिक लोड किसे कहते हैं। सेंट्रल लोड मतलब केंद्रीय भार, तो ऐसा लोड जो किसी अवयव की केवल अक्ष पर ही लगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह लोड आपका अक्ष पर ही लग रहा है, तो यह लोड आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय लोड या सेंट्रल लोड हो जाएगा। अब दूसरा आता है इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड को देखते हैं। अगर किसी लोड को उस अवयव की अक्ष पर ना लगाकर अक्ष से समांतर दिशा में लगा दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिक लोड कहते हैं। क्लियर है, मतलब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे अक्ष से यह लोड कितनी दूरी पर लगा हुआ है, इतनी दूरी पर, मान लीजिए ये y दूरी पर लगा है, और यह लोड इस अक्ष के समांतर है, रेड वाली जो लाइन है इसके समांतर है। तो ऐसे लोड जो किसी अवयव की अक्ष के समांतर दिशा में कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिक लोड या उत्केंद्रित भार। और अक्ष से जितनी दूरी पर कार्य करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता के नाम से हम लोग जानते हैं। ये रहा आपका लोड का क्लासिफिकेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं, आखिरकार लोड के बाद हमने किसी वस्तु पर हमने क्या किया, यह लोड लगा दिया। अब हमने लोड लगाया तो यह क्या इस लोड का विरोध नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 2-4 कंटाप लगा दिए, तो क्या वह आपको कुछ नहीं कहेगा, कहेगा। तो आखिरकार क्या कहेगा आपको, या क्या वो आपको पलट के 2-4 कंटाप वो भी लगा देगा। तो देखते हैं, आपने इस वस्तु पर एक लोड लगा दिया या 2-4 कंटाप लगा दिए, तो अब हम लोग देखेंगे यह जो वस्तु है, अब ये बेचारी ये जो बल लगा रहे हैं इस बल का क्या करेगी। इस पर कंटाप लगा दिए 2-4, अब ये भी क्या करेगी, देखते हैं आगे कि इसके साथ क्या करेगी। अभी हमने क्या किया था, किसी बॉडी पर हमने लोड लगाया था, ठीक। अब हम देखेंगे लोड लगाने के बाद वस्तु में क्या उसके अंदर से भी कुछ उस बल के विरोध में लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। तो ये समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि बॉडी कितने प्रकार की होती है। बॉडी मतलब टाइप्स ऑफ बॉडी, या इसको हिंदी में बात करें तो इसकी हिंदी में हो जाएगा पिंड के प्रकार। हमारे पिंड कितने प्रकार के होते हैं,
पहले हम लोग ये देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर हम किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं तो वह पिंड क्या करेगा। तो पहला देखते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, इसकी हिंदी प्रत्यास्थ पिंड। प्रत्यास्थ पिंड। दूसरा आपका प्लास्टिक बॉडी, और तीसरा आपका आता है रिजिड बॉडी। तो अब इनकी हिंदी देख लेते हैं। प्लास्टिक बॉडी मतलब इसको क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ पिंड। और रिजिड बॉडी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श या दृढ़ पिंड। ठीक, अब इनको एक एक करके समझते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार इलास्टिक बॉडी क्या है, प्लास्टिक बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी क्या है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले जो मैंने बता दिया डेड एंड लाइव लोड, तो आप लोग क्या करिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सीरीज आती है, जो प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग उठा के देख लीजिएगा, आपको शुद्ध लिखा मिल जाएगा क्वेश्चन में डेड एंड लाइव लोड। यह आपका सिर्फ इतना आया था कि डेड एंड लाइव लोड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, और 5 नंबर का आया था। हिंदी में भी डेड एंड लाइव लोड लिखा था और इंग्लिश में तो ये लिखा ही था। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा जो कंटेंट है आपके सिलेबस से ही है और ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आया था उसमें डेड एंड लाइव लोड आया था, ये सिविल में आया था। तो अब देखते हैं इलास्टिक, प्लास्टिक और रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। ऐसी बॉडी, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक ये बॉडी ली, हमने एक ये क्या ली बॉडी, और इसको एक सिरे से हमने क्या कर दिया, पकड़ लिया, फिक्स कर लिया। इस तरीके से हमने ऐसी एक ये बॉडी ली, इसको एक सिरे पर फिक्स कर दिया। अब क्या करें, दूसरे सिरे से पकड़ के इसको खींचें। हमने क्या किया, दूसरे सिरे से पकड़ के हम इसको खींच रहे हैं, तो होगा क्या, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल बात सही है, इसकी लंबाई मान लीजिए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, इतनी। इसकी लंबाई मान लीजिए डेल एल बढ़ गई। क्लियर है। बल लगाने के बाद इसकी लंबाई में डेल एल का परिवर्तन हो गया, डेल एल लंबाई वृद्धि हो गई। अब अगर यह बल को हम हटा लें, हमने इसको पकड़ के खींचा, खींचने के बाद अगर इस बल को हम हटा लें और ये वस्तु में जो लंबाई हुई थी, पिंड में जो लंबाई में वृद्धि हुई थी, यह वृद्धि समाप्त हो जाए। मतलब अगर ये ए पॉइंट पर थी और ए डैश पर पहुंच गई थी, तो बल हटाने के पश्चात अगर ए डैश से पुनः वापस ए तक आ जाए, तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी, मतलब प्रत्यास्थ पिंड कहेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए आपका कान किसी ने पकड़ के खींचा, जब कोई आपका कान पकड़ के खींचेगा तो कान की थोड़ी लंबाई बढ़ जाएगी। जब वो कान खींचना बंद कर देगा तो कान क्या होगा, जितना लंबाई में उसकी वृद्धि हुई थी आकार में, वो फिर से उतना हो जाएगा। तो कान आपका क्या है, इलास्टिक बॉडी है। ऐसा मान के हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी की। प्लास्टिक बॉडी या अप्रत्यास्थ पिंड किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने इसी बॉडी पर एक बल लगाया या भार लगाया, भार लगाते ही इसकी लंबाई में या आकार में वृद्धि हुई, ठीक है। अब भार को जब आप हटाएंगे, आपने ये भार रिमूव किया, हटाया, और यह जो लंबाई में वृद्धि थी यह खत्म ना हो, मतलब जितनी लंबाई में वृद्धि हो गई उतनी बनी रहेगी, वो खत्म ना हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी।
ठीक है। ऐसी बॉडी जिस पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन हो और बल हटा लेने पर वह अपने प्रारंभिक आकार में वापस ना आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लास्टिक बॉडी। अब तीसरी बॉडी आती है आपकी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? आखिरकार देखते हैं। अगर मान लो इस पर हम बल लगाएं और यह लंबाई आपकी L हो, इस पर हमने क्या किया? F फोर्स लगाया, इसकी लंबाई कितनी है? L। अब इस पर फोर्स लगाने के बाद होगा क्या? अगर इसकी लंबाई बिल्कुल ना बढ़े, बल का मान बढ़ाते जाओ, 10 किलो, 50 किलो, न्यूटन में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, इस तरीके से बल का मान बढ़ाते जाओ और इसकी लंबाई में कोई वृद्धि ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, इसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो, आखिरकार क्या कह सकते हैं? बहुत रिजिड है, बहुत, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। ऐसी बॉडी जिस पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनके मम्मी पापा खूब कहते हैं, बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा, पढ़ लो बेटा, नहीं पढ़ेगा, पढ़ लो बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो वो क्या है? एक रिजिड है, बहुत, उसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? ढीठ लड़का है, ठीक है, बहुत जिद्दी है। तो वो जो जिद्दी है वही आपका रिजिड है। उम्मीद करता हूँ ये आपका टाइप्स ऑफ बॉडी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं स्ट्रेस किसे कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने बॉडी पर क्या किया था? बल लगाया था, लोड लगाया था। अब आपने किसी को 2-4 कंटाप लगाए, अब 2-4 कंटाप लगाने के बाद वो आदमी क्या करेगा आपके साथ, ये देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रतिबल, ठीक है। मान लीजिए यह हमारे पास कोई एक पिंड था, बॉडी थी, इस पर हमने क्या किया? F बल लगाया। जब हम इस पर F बल लगाएंगे तो होगा क्या? इसके आकार में परिवर्तन होगा, मतलब वस्तु क्या होगी? डिफॉर्म होगी। मान लीजिए इसके आकार में इतना परिवर्तन हुआ, इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। जब इसके आकार में वृद्धि हुई तो इस वृद्धि का विरोध करने के लिए वस्तु के अंदर से बल उत्पन्न होंगे, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होंगे, ठीक है। तो प्रतिबल किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। मतलब प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोधी बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाने के पश्चात उस पर आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होंगे। बल उत्पन्न होने के बाद वह आंतरिक प्रतिरोधी बल जितने एरिया पर लगेंगे, वह एरिया और आंतरिक प्रतिरोधी बल दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेस। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस पहला आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, दूसरा है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा है आपका शियर स्ट्रेस।
अब इनको बारी बारी से देखते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो देखते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी थी जिस पर हमने बल लगाया और वह बल क्या है, टेंशन में लग रहा है, तनाव बल कार्य कर रहा है। तनाव बल लगाने के पश्चात उस बल में क्या होगा, प्रतिबल उत्पन्न होंगे जो उस लगाए गए बल का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। यदि कोई वस्तु पर तनाव बल लगाने से उसकी लंबाई में वृद्धि होने का प्रयत्न होता है, वृद्धि होने का प्रयास होती है, तो उसे हम लोग उसमें उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। जैसे इस पर आप देख रहे होंगे, यह हमारा तनाव बल कार्य कर रहा था, इसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वह कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की। अगर किसी वस्तु पर इस तरीके से बल कार्य करे कि वह वस्तु की लंबाई या उसके आकार को घटाने का प्रयास करे, तो उसमें उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं। यहाँ पर हम एक बीम बना रहे हैं, इस बीम पर हमने क्या किया, इसके दोनों सिरे हमने फिक्स कर दिए। अब इस पर हम जब ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे तो यह बीम हमारी क्या होगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी। बीम हमारी इस तरीके से बेंड हो जाएगी, मतलब नीचे झुक जाएगी। अब ये जो इसका बेंडिंग हो रही है, नमन हो रहा है, इस बेंडिंग का विरोध करने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब नमन प्रतिबल कहेंगे। हिंदी में इसको नमन प्रतिबल कहते हैं। अब अगला आपका आता है शियर स्ट्रेस, मतलब कर्तन प्रतिबल। तो कर्तन प्रतिबल देखते हैं, हमने अभी पिछले यह मान लीजिए हमने एक कॉलम बनाया। अब इस पर जब हम शियर फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स कैसे लगाएंगे, ऐसे, इस तरीके से हम जब इस पर बल लगाएंगे तो ये होगा क्या, यह आपका यहाँ से इस लाइन से जहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है उधर से नीचे और ऊपर वाला दोनों पोर्शन आपस में इस तरीके से स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपका जो बॉडी होगी वह कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ऐसे, ठीक। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे यह वाला पोर्शन, ये इस तरीके से अलग हो जाएंगे दोनों। यह जब अलग होंगे तो होगा क्या, यह जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का कर्तन होगा और इसी एरिया से हमारा क्या होगा, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होंगे। वस्तु के अंदर से हमारे कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होंगे जो लगाए गए कर्तन बल का विरोध करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस वस्तु पर इतने एरिया पर कार्य करेगा, यह जो शियर एरिया है। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे स्ट्रेन की। स्ट्रेन मतलब इसकी हिंदी में बात करें तो स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं विकृति। तो देखते हैं विकृति किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पिंड था, उस पर जब हम लोग बल लगाएंगे तो उसके
आकार में परिवर्तन होगा, उसकी डायमेंशन में परिवर्तन होगा। तो विकृति को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्ट्रेन। देखते हैं किस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन या विमा में परिवर्तन तथा प्रारंभिक विमा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? इसकी आकार मतलब आकार में या डायमेंशन में, डायमेंशन का मात्रक कुछ भी होगा, मीटर या mm अपॉन ये ओरिजिनल डायमेंशन, इसका भी मीटर mm सेंटीमीटर कुछ भी होगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो इसका मात्रक कुछ नहीं होता, ये एक मात्रकहीन राशि है। और स्ट्रेन का मात्रक क्या होता है? सॉरी, स्ट्रेस का, स्ट्रेस आपका क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। यह आपका कितने टाइप्स का होता है? पहला आपका होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा आपका शियर स्ट्रेन, और तीसरा आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इनकी हिंदी में बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की हिंदी होती है अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। दूसरा है आपका शियर स्ट्रेन मतलब कर्तन विकृति, और तीसरा है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसकी हिंदी होती है आयतन विकृति। आयतन विकृति। अब इनको एक एक करके समझते हैं आखिरकार लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को। यह मान लीजिए हमारे पास एक रॉड थी या बार थी, हमने इसकी लंबाई कितनी ली? L। इसकी लंबाई हमने कितनी ली? L। अब हम जब इस पर लोड लगाएंगे F तो होगा क्या? इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। मान लीजिए यह वृद्धि कितनी हुई? डेल L। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यदि किसी वस्तु की अक्ष पर, वस्तु की अक्ष पर हम लोग बल लगाएं और उसमें जो विकृति हो लंबाई के दिशा में हो, लंबाई की दिशा में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बराबर होगा क्या? चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। यह आपका क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब आपका अगला आता है शियर स्ट्रेन। इसको देखते हैं, शियर स्ट्रेन किसे कहते हैं? शियर स्ट्रेन को समझने के लिए मैं एक पहले ये क्यूब बना रहा हूँ। हमने ये एक क्यूब लिया, इस क्यूब को हमने निचले सतह से फिक्स कर दिया, इसकी निचली सतह से हमने इसको क्या किया? फिक्स कर दिया। अब
इसको हम लोग मान लें ए बी सी डी ई एफ और जी और ये एच। अब यह जो इसका बी सी एफ जी सिरा है, ऊपरी सतह है, इस पर हमने क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स स्पर्शरेखीय बल F लगा दिया। अब होगा क्या, यह बॉडी नीचे से तो फिक्स है, नीचे से फिक्स है, ऊपर से फ्री है। अब जब हम इस पर स्पर्शरेखीय बल लगाए तो निचला सिरा कहीं नहीं जा सकता, ऊपरी वाली सतह से ये फिसल के आगे चली जाएगी। मतलब यह आपकी इस तरीके से विस्थापित हो जाएगी। यह हमारा सी डैश आ जाएगा पॉइंट, ठीक, यह इस तरीके से आ जाएगा। और ये बी वाला पॉइंट हमारा बी डैश पर आ जाएगा, यहाँ पर बी डैश, यह इस तरीके से विस्थापित हो जाएगी ऐसे। ये एफ वाला एफ डैश पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस तरीके से, ठीक, इसको ऐसे ही रहने दें, यह सी डैश है। अब देखते हैं कि स्पर्शरेखीय बल F लगाने से यह बी वाला पॉइंट हमारा बी डैश पर आ गया, मतलब यह कुछ एंगल से विस्थापित हो गया। सी वाला पॉइंट हमारा सी डैश यहाँ पर आ गया, यह भी कुछ एंगल से विस्थापित हो गया। मान लीजिए ये फाई एंगल से विस्थापित हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अगर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज बी ए बी डैश में, बी ए बी डैश में, ठीक, यहाँ पर देखते हैं क्या है, बी ए बी डैश में अगर हम लोग 10 लगा दें, 10 फाई क्या होगा, लंब अपॉन आधार। लंब आपका कितना है, बी बी डैश अपॉन ए बी, आधार है कितना आ जाएगा, बी बी डैश अपॉन ए बी के। अगर हम लोग अब बात करें त्रिभुज सी डी सी डैश में, त्रिभुज सी डी सी डैश में, यहाँ भी हम लोग क्या लगा दें, 10 फाई बराबर क्या आएगा, लंब अपॉन आधार, कितना आ जाएगा, सी सी डैश अपॉन सी डी, यह आ जाएगा। यह समीकरण 1 हो गया और यह समीकरण 2 हो गया। क्लियर है। अब देखते हैं स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन आपकी होगी क्या, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है, बी से बी डैश, चेंज इन डायमेंशन बी बी डैश अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन ए बी। उसी तरीके से यहां पर भी कितना है, सी सी डैश अपॉन ये कितना है, सी डी, ठीक है। यहां पर भी स्ट्रेन कितनी है, सी सी डैश अपॉन सी डी। अब देखते हैं हम लोग क्या कि इसको समीकरण 3 दे दो। यह आपका समीकरण 3 और 1 आपस में बराबर है, मतलब यहाँ से देखते हो बी बी डैश अपॉन ए बी, बी बी डैश अपॉन ए बी, ये एप्सिलॉन के बराबर, यहाँ पर 10 फाई के बराबर है। तो समीकरण 1 व 3 से क्या लिखेंगे, 10 फाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, एप्सिलॉन के, या ये इतना आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं चूंकि एंगल फाई इज वेरी स्मॉल, हमारा जो फाई एंगल है वह बहुत ही छोटा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 10 फाई को फाई लिख देंगे, 10 फाई इज इक्वल टू फाई के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन।
तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कर्तन विकृति है वह शियर एंगल के बराबर आ रहा है। यह आपका शियर एंगल कितना है, फाई। तो ये जो कर्तन विकृति है यह शियर एंगल के बराबर आ रही है। मतलब अगर किसी वस्तु पर, ये जो हमने एक घन लिया था, इस पर हमने ऊपर स्पर्श रेखी बल लगाया, जिसके कारण इसमें जो विकृति है वह किसके बराबर आ रही है, शियर एंगल के बराबर आ रही है। यह हमारा कर्तन कोण है। ठीक, अब बात करते हैं आगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। मान लीजिए हमने यह एक घन लिया, यह हमने एक घन लिया। अब इस घन पर सभी दिशाओं में बल लगाए, P इसके निचले सिरे पर, Q ऊपर सिरे पर Q, और इसका जो सामने वाला सिरा है इस पर हमने कितना बल लगाया, R। हमने इस पर तीनों दिशाओं में बल लगा दिया, P Q R। अब जब हमने इस पर बल लगाया तो होगा क्या, पहले इसका आयतन कितना रहेगा, V = L3। अब जब हमने इस पर बल लगाए तीनों दिशाओं में तो होगा क्या, इसके आयतन में परिवर्तन होगा। मान लीजिए इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, डेल V। ठीक, डेल V इसके आयतन में परिवर्तन हुआ। तब अगर इसके आयतन में जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रारंभिक आयतन से भाग दे दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसी वस्तु के आयतन में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतन विकृति कहते हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऐसी आपकी थ्योरी है जो 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। चाहे जो भी प्रॉपर्टी पूछ ली जाए, डायरेक्ट नाम दे के पूछ लिया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करो, या बोल देगा किन्हीं 3 या 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टी को समझाइए। ये आपकी ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में से हर ईयर में प्रत्येक साल 3 से 4 या 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टी अवश्य पूछी जाती हैं। मिनिमम आपका 5 नंबर का इससे पूछा जाता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये जो हमने इतनी सारी लिखी हैं इनको किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले आपका आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब सामर्थ्य। सामर्थ्य से हम लोग क्या समझते हैं, सामर्थ्य यदि किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएं और वह वस्तु बिना फेल हुए, मतलब बिना असफल हुए, उस जो बल लगा रहे हैं उन बाह्य बलों को सहन करे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वस्तु में आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब वस्तु बिना फेल हुए अगर बाह्य बलों को सहन करने में सक्षम है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इलास्टिसिटी, मतलब प्रत्यास्थता। अगर हम लोग किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएं तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, और अगर बाह्य बल हटा लेने से उसके आकार में जो परिवर्तन हुआ है वह समाप्त हो जाए, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, हमने वस्तु पर बल लगाया जिससे उसके आकार में परिवर्तन हुआ, और बल हटा लेने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ पाती, उसमें डिफॉर्मेशन शेष रहता है। ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी या प्लास्टिकता। अगला आपका आता है डक्टिलिटी, मतलब तन्यता। डक्टिलिटी
किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण उस धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, सोना हुआ, ठीक है, कॉपर हुआ, ये सब आपके ऐसे मटेरियल हैं, इनमें अगर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ना होती तो इनको तार में बनाना असंभव था। बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण उस मटेरियल को आर्क के रूप में, मतलब जैसे ये हमारे पास यह एक मटेरियल है, रॉड है, इस पर हम लोग जब बल लगाएंगे और बल लगा के इसको इस तरीके से मोड़ना चाहें तो अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो यह इस शेप में नहीं मुड़ सकती। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण उस मटेरियल को हम लोग आर्क के रूप में मोड़ सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता इसको हिंदी में कहते हैं। यह मैकेनिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी बॉडी संपीड़न बलों के अंडर, मतलब संपीड़न प्रतिबलों को सहन करते हुए बिना फेल हुए उसको अपनी इच्छानुसार शेप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इस गुण के कारण मटेरियल को पतली पतली चादरों के रूप में पीट पीट कर परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है हार्डनेस। हार्डनेस किसे कहते हैं? यह वह प्रॉपर्टी है मैकेनिकल की, किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण वस्तु अपनी सरफेस को घिसे जाने या खुरचे जाने का विरोध करती है। मतलब अगर किसी वस्तु में हार्डनेस है तो वह अपनी सरफेस को घिसे जाने या खुरचे जाने का विरोध करेगी। अगला आपका आता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की हिंदी होती है भंगुरता। भंगुरता किसी मटेरियल का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर बल लगाने से वह छोटे छोटे टुकड़ों में होकर टूट जाती है या आखिरकार वह वस्तु हमारी बाह्य बलों को सहन नहीं कर पाती। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं। अगला आपका आता है क्रीप। क्रीप को हिंदी में भी क्रीप के नाम से ही जानते हैं। तो क्रीप हमारा किसी मटेरियल का वह गुण है अगर उस मटेरियल को कांस्टेंट लोड, उस मटेरियल पर हम लोग कांस्टेंट लोड लंबे समय अंतराल के लिए, जैसे हमारे पास यह एक रॉड थी, हमने इसको एक सिरे पर फिक्स कर दिया और यहाँ पर एक लोड रख दिया, लोड जो कि लंबे समय तक यहीं पर ही इसी बिंदु पर इसी पॉइंट पर कार्य करेगा। तो इस कांस्टेंट लोड और लंबे समय अंतराल के कारण इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्रीप को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? क्रीप मैकेनिकल का प्रॉपर्टी का वह गुण है यदि किसी वस्तु पर कांस्टेंट लोड लंबे समय अंतराल के लिए तापमान की उपस्थिति में लगाया जाए तो उस मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपकी जो घर में ये मान लीजिए खूंटी थी जिस पर आप क्या करते थे, डेली कॉलेज से आने के बाद अपना बैग इसी में टांग देते थे। कॉलेज से आए, इसमें बैग टांग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन फिर आप गए, छुट्टी हुई, फिर यहीं पे बैग टांग दिया। कुछ समय बाद गर्मियों की छुट्टी हुई, गर्मियों की छुट्टी में आप जब लास्ट दिन कॉलेज से आए, अपना बैग इसी में टांग दिया। अब आपको मई जून 2 महीने आपको बैग छूना नहीं है, तो होगा क्या? इस खूंटी में कांस्टेंट लोड लग गया बैग का जो भार था कांस्टेंट है, वह कांस्टेंट लोड लंबे समय के लिए इस पर कार्य कर रहा है
और हमारा तापमान की उपस्थिति भी है, उस केस में इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वह आपका क्रीप कहलाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। आगे आपका आता है मशीनबिलिटी, मतलब मशीनन योग्यता। इस गुण के कारण किसी भी मटेरियल को कटिंग टूल की सहायता से हम लोग किसी भी शेप में बदल सकते हैं। अगर लेथ मशीन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम लोग टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, चैम्फरिंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, स्टेप टर्निंग, कुछ भी हम लोग टेपर टर्निंग, मिलिंग मशीन में हम लोग जो भी ऑपरेशन है, कुछ भी हम लोग इस प्रॉपर्टी के कारण उसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये है आपकी इतनी सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी, इसको आप लोग रट लीजिएगा। यह है आपका डायरेक्ट 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं इसी के आगे कि इलास्टिक लिमिट क्या है। इलास्टिक लिमिट, यह इलास्टिक लिमिट को समझते हैं। इलास्टिक लिमिट कहते कैसे हैं, इसकी हिंदी होती है प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा। अब हम लोग देखते हैं आखिरकार प्रत्यास्थता सीमा क्या है। हम लोग इलास्टिसिटी समझ गए कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, और प्लास्टिसिटी भी समझ गए। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक रॉड थी या पिंड था, हमने इस पर बल लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। बल का मान हमने बढ़ा दिया, मान लीजिए पहले हमने 10 न्यूटन लगाया, फिर अब 20 न्यूटन लगाया, तो इसकी लंबाई फिर बढ़ जाएगी। बल का मान फिर बढ़ाएं, इसकी लंबाई फिर बढ़ती जाएगी। और बल लगा लेने के बाद अगर हम बल को हटा लें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, मतलब उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। बल का मान बढ़ाते जाएं, हटाते जाएं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आती जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु पर बल लगा देने से उसमें अधिकतम डिफॉर्मेशन होगा, मतलब मैक्सिमम वृद्धि होगी, जहां से वस्तु पर बल हटा लेने से वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगी। मान लीजिए इस पर आपने 50 न्यूटन का बल लगाया, जिसके कारण वस्तु आपकी यहाँ तक लंबाई इसकी बढ़ गई। अगर आप यहाँ से बल का मान हटा लेते हो तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में चली जाएगी, वापस आ जाएगी। अगर आप इस बल से अधिक, थोड़ा सा भी बल का मान अधिक कर दिया तो वस्तु में क्या होगा, डिफॉर्मेशन तो होगा, लंबाई में वृद्धि तो होगी। लेकिन अगर आप बल का मान हटा लेंगे तो वस्तु यहाँ से वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा पाएगी। तो इलास्टिक लिमिट वह लिमिट है जहाँ तक वस्तु में अगर लगाए गए बल को हटा लें तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, ठीक। और उससे थोड़ा सा भी ऊपर बल लगा देने से वस्तु में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो ऐसे लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ डेली लाइफ का, कि मान लीजिए आप खाना खाते हैं, 2 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए, 4 रोटी खाइए, खाते जाइए, आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। कोई अगर आपसे कहेगा कि भाई 1 पीस मिठाई की खा लो, आप खा लोगे, क्योंकि आप थोड़ी बहुत जगह थी पेट में। मान लीजिए पेट आपका बिल्कुल फुल हो गया, पूरी तरीके से आप छक गए, आपका बिल्कुल खाने का मन नहीं है, आप पूरी तरीके से आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई ज़बरदस्ती खिला दे तो होगा क्या, आपको उल्टी हो जाएगी। तो आपने जहाँ तक मैक्सिमम खाना खाया
वह जो लिमिट थी वही आपकी लिमिट कौन सी लिमिट होगी? इलास्टिक लिमिट। तो जहाँ तक वस्तु आपकी इलास्टिक रहती है, मतलब उसमें प्रत्यास्थता का गुण रहता है, वह लिमिट आपकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अब बात करते हैं इसी के आगे हुक्स लॉ, मतलब हुक का नियम हम लोग किसे कहते हैं? तो देखते हैं हुक का नियम। अब देखते हैं हम लोग हुक्स लॉ। हुक का नियम। आखिरकार जो हुक साहब थे वो क्या कह के गए? उन्होंने कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी हमने प्रत्यास्थता सीमा समझी थी जहाँ से वस्तु आपकी वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ रही थी। तो इन्होंने कहा प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, मतलब विकृति यह है किसके समानुपाती होगी? प्रतिबल के। तो हुक साहब ने कहा कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होती है। और हम लोग जानते हैं प्रतिबल को सिग्मा से लिखते हैं, और यह आपकी स्ट्रेन है, यह आपका एप्सिलॉन से लिखा जाता है। ठीक, अब जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। चलिए प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एक ये कांस्टेंट ई आ गया और ये एप्सिलॉन। अगर हम लोग यहाँ से ई बराबर निकालें तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जहाँ पर आपका ई है वह क्या है? यह है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से? हुक्स कांस्टेंट। क्योंकि यह नियम जिन्होंने प्रतिपादित किया यह एक कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। तो यह तो रहा आपका हुक का नियम कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होती है। अब इनके अनुसार हमारे कांस्टेंट तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ई, दूसरा है आपका के, और तीसरा है आपका जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। और इसको हम लोग बोलते हैं शियर मॉडुलस। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन मापांक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्तन मापांक। तो अब हम लोग इन तीनों को देखते हैं। ये रहे आपके तीनों कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। इन तीनों को देखते हैं, यंग मापांक, कर्तन मापांक और आयतन मापांक। इन तीनों को देखते हैं और इन तीनों का यूज आपको इस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मॉस और एसएम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, इसमें पूरी बुक में इन तीनों का यूज कहीं ना कहीं हर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इन तीनों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि इन्हें किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले है हमारा ई। जो आपका ई है मतलब यंग मापांक, ये होता क्या है? किसी पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस तथा उस स्ट्रेस के कारण उत्पन्न हुई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य विकृति, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? यंग मापांक। मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन,
इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, यंग मापांक। अब दूसरा आता है आपका शियर मॉडुलस या कर्तन मापांक। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, शियर मॉडुलस जी, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं और शियर स्ट्रेन को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे, एप्सिलॉन एस से, या इसी को हम लोग और एप्सिलॉन एस शियर स्ट्रेन। अब बात करते हैं बल्क मॉडुलस या आयतन मापांक। आयतन मापांक हम लोग जब ये हमने एक घन लिया था, इस घन का आयतन V, प्रारंभिक आयतन V था, जब हमने इसके लंब दिशा में तीनों दिशाओं में बल लगाया था तो इसके आयतन में कितना डेल V परिवर्तन हुआ। तो ये बल्क मॉडुलस क्या होगा, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर लगाए गए सीधा प्रतिबल तथा उससे उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस। तो ये K बराबर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन मापांक। अब देखते हैं आगे कि जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पाइजन अनुपात। पाइजन अनुपात, पाइजन्स रेशियो, इसकी हिंदी भी पाइजन अनुपात। पाइजन अनुपात बहुत ही आसान है समझना। देखिए किस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक छड़ थी, इस पर जब हमने, ये इसकी एक्सिस हो गई, जब हमने इस पर एक्सियल फोर्स लगाया, अच्छी बल लगाया, तो होगा क्या, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, यह इस तरीके से। और आप जानते हैं यदि किसी बॉडी की फोर्स के एलॉन्ग या एक्स की लगाए गए एक्सिस के एलॉन्ग बल की दिशा में जो विकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या अनुदैर्घ्य विकृति। तो ये आपकी अनुदैर्घ्य विकृति होगी, ठीक है। और जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो इसकी ये जो मोटाई है, या इसको हम लोग, अगर ये सर्कुलर है तो इसका व्यास थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए इसका व्यास इतना कम हो गया, ठीक है। तो यदि लंबाई बढ़ेगी तो इसका व्यास या इसकी मोटाई कम होगी, मतलब बल की दिशा में वृद्धि होगी, लेकिन बल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, कमी होगी। तो इस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन की हिंदी पार्श्व विकृति। तो पाइजन रेशियो है, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो आपका पाइजन रेशियो होता है म्यू, इट इज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यह आपका हो जाएगा, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको हिंदी में लिख दें, पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। फिर से देख लीजिए, एक हमने कोई एक छड़ ली, इस छड़ पर जब हमने एक्सियल फोर्स लगाया तो इस फोर्स के एलॉन्ग, फोर्स की दिशा में हमारी लंबाई में वृद्धि हुई, ठीक है।
फोर्स की दिशा में हमारी लंबाई में वृद्धि हुई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्घ्य विकृति। लेकिन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो क्या रहा है, इसकी लंबाई में कमी, मतलब इसके व्यास में या मोटाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटरल स्ट्रेन। तो जो आपका पाइजन अनुपात होता है यह लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाइजन रेशियो। यह पाइजन रेशियो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, किसी मटेरियल के लिए यह 0 भी होता है। ठीक, तो यह रहा आपका पाइजन रेशियो। आज से आपका जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला चैप्टर था यह पूरा फिनिश हो रहा है। इसमें इस जितना जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया है, इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो आपका ये फार्मूला था E = F/L अपॉन A × del L, यह जो फार्मूला था, इस फार्मूले से बेसिस रिलेटेड आपका डेरिवेशन न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। आपको फोर्स दे देगा, लंबाई दे देगा, उसका डायमीटर भी दे देगा या डायरेक्ट एरिया दे देगा, यंग्स मॉडुलस दे देगा और पूछ देगा कि उस क्षण की लंबाई में वृद्धि निकालिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, del L = F/L अपॉन A × E। यहाँ से आप लोग इस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी क्षण पर अगर हम लोग बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी। आप लोग इस फार्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका जितना भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जो भी टॉपिक था, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, वो सारा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करा दिया है। इसमें एक टॉपिक आपका बच रहा है, कौन सा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए। वह मैं आपको एक अलग से 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर कर दूंगा। प्रतिबल विकृति आरेख माइल्ड स्टील के लिए और कास्ट आयरन के लिए, यह दोनों टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाता सिवाय इस फार्मूले बेसिस जो न्यूमेरिकल आएगा इससे ही आएगा। ठीक है, बाकी आपका एक फार्मूला ये था F/A, ये किसके बराबर था, स्ट्रेस के, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। और एक फार्मूला हमारा ये था del L अपॉन L, ये किसके बराबर था, स्ट्रेन के बराबर। जो आपकी विकृति होती है लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या इसको नॉर्मल सी भाषा में सिंपल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। तो इन सारे फार्मूले से रिलेटेड आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से जितना भी आपका सिलेबस है मैं चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी सेमेस्टर एग्जाम से पहले। आप लोग अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचा दें ताकि आपके साथ साथ अपने जो फ्रेंड हैं आपके वो भी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर सकें।